मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था। पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है। पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। आखिरकार पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो कोई क्या करेगा। एक गल मैं जरूर कह के जा रहे हैं, आज नोट कर ली, 2022 है, 2027 भी पटियाले ही आऊँगा, पर उदों इस टाइम तक साडी सरकार बनी हुई, कमल का फुल खिला के। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। NIS पटियाला न केवल पटियाला और पंजाब के लिए शान है, बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए और भारत के कोचेस के लिए एक ऐसा संस्थान है जिसने पिछले 60 वर्षों में भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए खिलाड़ियों को, कोचेस को डिप्लोमा करवाने के लिए भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज करोड़ों रुपए के तोहफे, उसको चाहे बड़े हॉल्स की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो, लेटेस्ट मॉडर्न किचन फैसिलिटीज़ और कैंटीन की बात हो, डाइनिंग एरिया की बात हो, ये सारी सुविधाएं आज उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुछ का काम और तेज़ी के साथ करने, कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक अवसर मिला है कि आपदा के बाद, कोविड के बाद, उन पुराने कोचेस के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ, जिनका पिछले 60 सालों में रिश्ता रहा है NIS पटियाला के साथ और भारत की खेलों के साथ, आज उनसे भी मिलने का अवसर मिलने वाला है। मेरी इंट्रोडक्शन करवाते कहा गया कि अनुराग जी पहली बार आए। मैं इतना ही कहूँगा, खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खिलाड़ी रहते हुए मेरा बचपन, मेरी जवानी पटियाला में बीती है। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था। ऑल इंडिया चैंपियन हम लोग रहे। नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेला, तब हम चैंपियन रहे। यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेले, तब चैंपियन रहे। तो पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है। और मैंने वो समय भी देखा है जिसको हम कभी वापस याद नहीं करना चाहते। वो एक ऐसा दौर था कि सुनसान सड़क पे कहीं बुलेट निकल जाता था तो बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं कुछ और हो जाती। 2-3 लोग कंबल लपेट के चलते थे तो लगता था ना जाने कौन आ गया है। एक दहशत भरा माहौल होता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, डर के माहौल में रहा जाता था, लोग पलायन करते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में बहुत बदलाव भी आया है, पंजाब आगे भी बढ़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। और कम से कम जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी किसी बाहर वालों को देकर केवल कुर्सी पे बैठने का काम ना करें। कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, कोई सवाल खड़ा करे तो पुलिस का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र में पुलिस पावर आते ही मंसूबे बदल जाना, सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने चल पड़ना, जो हित में है या अहित करता है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और पंजाब में आज एक बात चली है, ये गैंग वॉर होना, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, छीना झपटी होना और समाज में तनाव खड़ा करना और फिर कार्रवाई ना करना। आखिरकार पंजाब वालों ने सत्ता तो सुधार के लिए दी थी, कम से कम लोगों का मान तो रख लो। जनता के वर्डिक्ट का मान तो रख लो। आउटसोर्स नहीं करने के लिए कहा था कि
सत्ता आपको दी और चला कहीं से कोई और रहा। पंजाबी कभी इस बात को सहन नहीं करते और मुझे लगता नहीं पंजाब इसको सहन करेगा कि कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाए कहीं से बैठ कर। बात यह है कि अगर किसी के पास सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हो और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया हो, तो ये अपने आप में दिखाता है क्या किसी दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ पर आकर स्थानीय पुलिस को पूछे बिना किसी को भी उठाकर ले जाना शुरू कर देगी? क्या पंजाब ने तय कर लिया कि ऐसा होगा? अगर पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने तय कर लिया है कि कल को किसी दूसरे राज्य की पुलिस आए और यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म किए बिना उठाकर ले जाए, क्या ये तय कर लिया है? आखिरकार पुलिस ही कानून तोड़ेगी तो कोई क्या करेगा? और कानून व्यवस्था बनाने में आप असफल हो रहे हैं। आप सत्ता का दुरुपयोग बदले की भावना के लिए कर रहे हो और ये कार्रवाई बदले की भावना से उचित नहीं। इसकी आलोचना पूरे देश भर में हो रही है और कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और पंजाब की ये छवि किसी को मंजूर। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ NIS ਪਟਿਆਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਕ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਐਥਲੀਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ज़्यादा सौखा होगा बाकियों लिए भी। मोदी जी के आने के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में मेडल जीतने की क्षमता रखते हों, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बजट बनाया गया। इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। मिशन ओलंपिक कमेटी बनाई गई। आजकल भी चयन चल रहा है कि 2024 के खिलाड़ी कौन से होंगे, वो भी हमने किए। इसी तरह से कई खिलाड़ियों को उसमें रखा गया।
पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को उसमें चुना गया है और इनको चुनने के बाद एक और इनके रहने का, खाने का, इनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और जेब खर्च भी इनको 50,000 रुपये प्रति महीना, इनके 6 लाख रुपये साल का वो भी देती है। 2300 खिलाड़ी हम अलग से ऐसे लेते हैं जो जिनके ऊपर लगभग 6 लाख रुपये खर्च किया जाता है। यंग एथलीट्स को हम लेते हैं जिनके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके बाकी सुविधाओं पर। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइड ट्रेनिंग सेंटर्स वो बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया एकेडमीज बनाई जा रही हैं। कोई पूर्व खिलाड़ी भी अगर अपनी एकेडमी शुरू करना चाहता है तो उसको भी हम 5 लाख रुपये देते हैं साल का कि वो अपनी शुरू कर सके। उसको रोजगार भी मिलेगा, खिलाड़ियों को कोच भी मिलेगा। इसी तरह से ही राज्य के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे जो राज्य नहीं चला पा रहा था, उनको भी हमने चलाया। कुछ अपने सेंटर थे, उनको भी अपग्रेड करने का हमने काम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में बेंगलुरु में हुई, बहुत सफल हुई। 3,900 खिलाड़ी देश भर से आए, 208 यूनिवर्सिटी से आए। और मैं तो ये कहूँगा, पंजाब की अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा चंक अगर मेडल्स का जीता तो इन लोगों ने जीता। फिर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटीज़ उसी तरह से मेडल सबसे ज़्यादा जीते। तो इन इलाकों में, पंजाब हरियाणा में जो खेलों का एक रुझान है और जो रुचि है लोगों में, परिवारों में, खिलाड़ियों में, इसको और बढ़ावा देने के लिए हम NIS पटियाला को और मजबूत करेंगे। किन कारणों नाल किसी ने ਉਹੋ ਜਿਹੀ घटना ਨੂੰ अंजाम दिता, वो एक स्पैसिफिक केस हो सकता है, लेकिन पूरे खिलाड़ियों ते तबका लगा देना या वो दाग लगा देना वो उचित नहीं होएगा। खिलाड़ी अपना जीवन लगाते ने देश लिए, मैडल जितने लिए, राज्य लिए भी, परिवार लिए भी नाम कमाने लिए। हो सकता है उन्होंने जो कोई कुछ गलत रास्ता भी पकड़ लैन, पर समाज के किहड़े हिस्से सारे मीडिया वाले इक्को जिक्के नहीं होने, सारे पॉलिटिशियन इक्को जिक्के नहीं होने, सारे कर्मचारी इक्को जिक्के नहीं है। समाज की परछाई इस समाज के हर वर्ग 'ਚ देखने को मिलती है। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। किसी ਨੂੰ अपना उन्होंने अपनी भावना जताइयां ने कि आना चाहते ने, जान वेले तो कोई भावना किसी ने जताई नहीं सी, आन वेले जतारे ने। ये मेरे लैवल ते कोई निर्णय होना नहीं है, ये पार्टी निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लीमेंटरी बोर्ड। तो जदों भी ये विषय आएगा, ये मीडिया की राही तो आ नहीं सकता। पोलिटिकल लीडर्स जोड़े है वो गल करनगे साडी पोलिटिकल लीडरशिप नाल। इसलिए अज कुछ भी कहने के बारे उचित नहीं है। हाले चुनाव होए ने, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिता है, उसका सम्मान करना चाहिए। असी अपने संगठन को होर ताकतवर बनाने लिए जोर लावांगे। एक गल मैं जरूर कह के जा रहा, अज नोट कर लीजिए, 2022 है, 2027 भी पटियाले ही आऊँगा, पर उदों इस टाइम तक साडी सरकार बनी होगी कमल का फूल खिला के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। NYKS में जिला स्तर पर अधिकारी रखे हुए हैं, DYOs हम उसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। इसके अलावा नेशनल यूथ वॉलंटियर होते हैं, हर ब्लॉक पर 2 होते हैं। देश के 623 जिलों में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स लगे हैं, हर ब्लॉक पे 2-2 वॉलंटियर हैं। हमने अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा करने की बात कही थी, हमने 114 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा किया। अगर यूथ काम नहीं नीचे कर रहा तो कैसे होता? हमने समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम किए, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। आज़ादी का अमृत हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें युवाओं को वहाँ पर हमने साथ में जोड़ा है, वो भी साथ में लग के अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।